देखा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में देखा। ओके, अभी नेक्स्ट जो है, जो एटम के अंदर रहता है which revolves in the orbit, ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, वो है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, नेगेटिवली चार्ज है एटम का एक पार्ट। ओके, एंड डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल e। प्रोटॉन को स्मॉल p, न्यूट्रॉन को स्मॉल n एंड इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e। ओके, और माइनस भी होता है e माइनस। ओके, e माइनस क्यों? क्योंकि माइनस उसका चार्ज है। ओके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, इसके लिए e माइनस रेज टू माइनस होता है। ओके, ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज वन यूनिट नेगेटिव चार्ज। ओके, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज रहता है? 1 यूनिट। The mass of an electron is 1800 times less than that of the hydrogen atom. Okay? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास है वो कितने टाइम्स से कम है हाइड्रोजन एटम से? 1800 टाइम्स से कम। Okay? अभी आप बोलोगे हाइड्रोजन एटम में क्या रहता है? प्रोटॉन। क्या रहता है? प्रोटॉन। यानी हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन का जो मास है उससे 1800 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास कम है। Okay? Therefore, the mass of the electron can be created as a negligible. जब हम लोग एटम का मास कंसीडर करते हैं, ओके, एटम का नंबर नहीं, मास कंसीडर करते हैं, तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते। ओके, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? ऑर्बिट में। तो मुझे अगर एटम का मास निकालना है, ओके, तो मैं क्या करता हूँ? प्रोटॉन को लूंगा, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन को लूंगा। ओके, मगर मैं इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करूंगा। क्यों कंसीडर नहीं करूंगा? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, निग्लिजिबल। उसको आप अगर ऐड भी करोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो भी कुछ इतना इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो जब भी किसी भी एटम का मास फाइंड आउट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया जाता। Okay, electron in the extranuclear part revolve in the discrete orbit around the nucleus. एक certain orbit में electrons मूव होते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, मूव नहीं बोलेंगे हम लोग, रिवॉल्व होते रहते हैं। ओके, घूमते रहते हैं certain orbit, fixed orbit. The orbit being three dimensional in the nature. Orbit कैसा रहता है? 3 dimensional. Okay, and a term shell is used to state the term ऑर्बिट। ओके, तो क्या यूज करते हैं? टर्म शेल भी यूज करते हैं, शेल या फिर ऑर्बिट। ऑर्बिट को और एक टर्म यूज करते हैं, शेल। ओके, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द शेल इन व्हिच इट इज प्रेजेंट। किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना एनर्जी है वो डिपेंड रहता है कि वो कौन से शेल में या फिर ऑर्बिट में। ओके, हम लोगों ने देखा हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका एनर्जी अलग अलग रहता है, यानी वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का वो डिपेंड है कि वो कौन से ऑर्बिट में है। The number of electron in the extranuclear part is equal to the number of proton in the nucleus. Okay? अभी जितने प्रोटॉन, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने प्रोटॉन रहते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर शेल्स में यानी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। यानी किसी एटम के अंदर अगर 10 प्रोटॉन है, कहां पे? न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होंगे, ऑर्बिट में घूमते हुए। मगर वो सब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहेंगे क्या? नहीं, अलग अलग ऑर्बिट में रहेंगे। वो कितने रहते हैं वो आगे जाके हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किसमें? एटम के अंदर। ओके, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम इन अ पर्टिकुलर एटम। ओके, देयरफॉर द इलेक्ट्रिकल चार्ज आर बैलेंस, द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आपको क्वेश्चन आता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, गिव रीजन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ओके, अगर मेरे पास 10 प्रोटॉन है यानी 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 इलेक्ट्रॉन है यानी 10 नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव 10 माइनस 10 एक दूसरे को बैलेंस किया, क्या है? 0, यानी चार्ज लेस हो गया। इसके लिए एटम को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो वो न्यूट्रल रहता है, चार्ज लेस। भले ही उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, कौन से? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर चार्ज है, फिर भी वो एटम न्यूट्रल रहता है, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम्स
are same, okay, and they balance the charge, okay, वो एक दूसरे का चार्ज बैलेंस करते हैं। Next, the mass of electron being negligible, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, बहुत कम है, okay, 1800 टाइम से कम है, किससे, प्रोटॉन से, okay, therefore the mass of atom mainly due to the proton and neutron in the nucleus, okay, तो एटम का जब मास फाइंड किया जाता है तो किसको कंसीडर किया जाता है, सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंसीडर किया जाता है, किसको कंसीडर किया जाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंसीडर किया जाता है। तो एटम का मास मुझे फाइंड आउट करने का है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड करके मुझे एटम का मास मिलेगा, ओके। एटॉमिक नंबर यानी क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है, ओके। एटॉमिक मास नंबर यानी क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे एटॉमिक मास नंबर आएगा। इलेक्ट्रॉन को क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि उसका मास बहुत ही कम है, ऐड करके भी कुछ फायदा नहीं, ओके। The total number of proton and neutron in an atom is the atomic mass of that element. Okay? अगर दोनों को ऐड करेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को तो उस एटम का मुझे एटॉमिक मास मिलेगा। The mass number, okay, is denoted by capital letter A. एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक मास नंबर कैपिटल लेटर A से रिप्रेजेंट किया जाता है। The conventional to denote the atomic symbol, atomic number and atomic mass number are together are shown as follows, okay। अगर मुझे एक एटम का सिंबल रिप्रेजेंट करना है तो एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एटम का मास कहाँ पे रहता है, उसके न्यूक्लियस में रहता है, ओके। ऑल मास ऑफ एटम कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस, क्यों, क्योंकि एटम का मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से फाइंड आउट किया जाता है, और ये दोनों कहाँ पे रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। इसके लिए एटम का जितना भी मास है वो कहाँ पे है, उसके न्यूक्लियस में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कार्बन को तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो कार्बन का सिंबल है C, कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 6, यानी उसका एटॉमिक नंबर 6 और उसका एटॉमिक मास नंबर 12, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ओके। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, C ये है 6 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, ओके, यानी ये Z और ये क्या है, A, क्या है, A। तो एटॉमिक नंबर नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एटॉमिक मास नंबर ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो क्या दिया है, द सिंबल ऑफ कार्बन, देखो कैसे रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब क्या है, उसमें कितने प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर किससे आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन कितने हैं, 6, ओके। एंड द मास नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना है, 12। फ्रॉम दिस इट्स आल्सो लर्न दैट न्यूक्लियस ऑफ कार्बन कंटेन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, ओके। इसके ऊपर आपको सम्स आते हैं, देखो एटॉमिक नंबर दिया है 6, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन मुझे पता लगे 6, ये है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर में कैसे निकालता हूं, एटॉमिक मास नंबर देखो, एटॉमिक मास का सिंबल है A, ओके। वो कैसे निकालता हूं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओके। एटॉमिक मास नंबर मुझे पता है कितना है, 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मुझे पता है कितने हैं, 6, तो मुझे न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट कर रहा है, न्यूट्रॉन। तो देखो ये प्लस में इधर जाके क्या होगा, माइनस, तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे, कितने आएंगे न्यूट्रॉन, n is equal to 12 minus 6 is equal to 6, न्यूट्रॉन कितने आए, 6। तो हम लोग उसको क्रॉस चेक करके देखते हैं, एटॉमिक मास कितना है, 12, एटॉमिक मास यानी क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मेरे 6 है प्लस न्यूट्रॉन मेरे 6 है, 6 प्लस 6 कितना होता है, 12, बराबर, ओके। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ऐसा सिंबल दिया जाता है, ओके। वहां पे आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओके। तो याद रखना, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अगर आपको पूछेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपको यहाँ पे पूछेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको बताना आना चाहिए कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6, ओके। न्यूट्रॉन वैरी हो सकते हैं, ओके। न्यूट्रॉन फाइंड आउट किया जाता है उस फार्मूला से, A is equal to P plus N। नेक्स्ट,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते हैं, ओके, डिफरेंट ऑर्बिट में। अब ये इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग ऑर्बिट में। एज पर द बोहर एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन द स्टेबल शेल। ओके, these shells have a definite energy. The shell nearest to the nucleus is called first shell. न्यूक्लियस से पहला जो शेल रहता है उसको बोलते हैं फर्स्ट, उसके बाद वाला सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा शेल रहता है। ओके, a symbol n is used to ordinal number of the shell. अगर शेल को मुझे रिप्रेजेंट करना है, ओके, नंबर ऑफ शेल, तो मैं n स्मॉल n यूज करूंगा। द शेल आर रिफर्ड टू द सिंबल, शेल के नाम भी है, ओके, k l m n ऐसे, ओके, आगे। और अगर इलेक्ट्रॉन मिलते तो आगे k l m n o वगैरह ऐसा आगे करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डिनल नंबर। ओके, उनके नंबर्स है n इज इक्वल टू 1, अगर 1 शेल है तो 1 ऑर्बिट या फिर शेल, अगर 2 है तो 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। The maximum number of electron shell can contain is obtained by the formula. किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला है 2n²। कौन सा फार्मूला है? 2n²। अगर n यानी क्या, नंबर ऑफ शेल। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही शेल है, कितना शेल है, नंबर ऑफ शेल एक ही है, तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो मैं इस फार्मूला से निकालता हूं। देखो, तो 2 into n is equal to 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 2 into 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 into 1 कितना होता है, 2। ओके, यानी फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, मिनिमम 1 हो सकता है। अगर मेरा थर्ड शेल है, मेरे पास कितना शेल है, तीसरा शेल है, नंबर ऑफ शेल इज 3। ओके, तो थर्ड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो मैं इस फार्मूला से फाइंड आउट करूंगा। तो n इज इक्वल टू क्या है, 3, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 3। ओके, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 into 2 कितना हो गया, 18, कितना हो गया, 18। यानी थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 18। 18 से ज्यादा नहीं हो सकते, 18 से कम हो सकते हैं, 1 to 17 हो सकते हैं, ओके, मगर 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, थर्ड शेल। ऐसे ही आप सेकंड शेल, फोर्थ शेल का फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फार्मूला है, ओके, फाइंड आउट करने का। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल इज इंक्रीजेस। ओके, अगर मेरा नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ता जाता है तो एनर्जी भी बढ़ता जाएगा, यानी फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका एनर्जी कम रहेगा, सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका एनर्जी ज्यादा रहेगा, थर्ड शेल में और ज्यादा। ओके, जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे और एनर्जी भी बढ़ेगी। Electronic configuration of the element, electronic configuration of the element। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ओके, यहाँ पे देखो हम लोगों ने सीखा था कि अलग अलग शेल्स रहते हैं। ओके, फर्स्ट शेल है k l m n, और हम लोगों ने देखा हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ओके, तो हर एक शेल का जो कैपेसिटी रहता है इलेक्ट्रॉन को रखने का, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32, ऐसे आगे जाके बढ़ते जाते हैं। ओके, दिस मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट शेल, ये मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ज्यादा उस शेल में नहीं रहते। फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे, 2 से ज्यादा है तो वो नेक्स्ट शेल में जाएगा, सेकंड में जाएगा। अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ पे जाएंगे, एक बचा हुआ कौन से शेल में जाएगा, नेक्स्ट शेल में जाएगा। ओके, ऐसे आगे जाएंगे। The electron is an atom is distributed in the set according to their maximum capacity। जितना उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना उस शेल में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। The shell wise distribution of the electron in atom of the element is called electronic configuration। तो इस शेल वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो each cell electron has a definite energy as per the shell in which it present। हर एक इलेक्ट्रॉन का एक सर्टेन एनर्जी रहता है जिस शेल में वो रहेगा। ओके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल K इज द लोएस्ट। ओके, फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका एनर्जी बहुत कम है। ओके, सेकंड शेल में जाएंगे वो थोड़ा बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, थर्ड शेल वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा ज्यादा है। तो जैसे आप हमारा नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा, एनर्जी भी बढ़ता जाएगा उस इलेक्ट्रॉन का। ओके,
each energy electron in the subsequent shell goes on increasing with the ordinal number of the shell, यानी नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ गया तो एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। The electronic configuration of the element such that the energy of all the electron together is the maximum possible। ओके, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। Electron get placed in the shell in accordance with the maximum capacity of the electron shell in the atom in increasing order of energy। ओके, अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस मिलता है हर एक शेल में। ओके, वो डिपेंड रहता है उस शेल का कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का कितना है, उस हिसाब से हर एक इलेक्ट्रॉन को जगह मिलती जाएगी। ओके, ओके, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है उन्होंने सोडियम का। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर 11 यानी उसके अंदर प्रोटॉन रहेंगे 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर। अगर उसमें प्रोटॉन 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सेम रहते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 11 ही रहेंगे। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखने का है, इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। ओके, तो मेरा फर्स्ट शेल है के। ओके, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में मेरा कितना जाता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला से देखा था। अभी कितने बचे, 11 में से 2 गए, 9 बचे। ओके, अभी नेक्स्ट शेल है मेरा L। ओके, सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड शेल मेरा L है, उसमें मैक्सिमम कितने जाते हैं, 8 जाते हैं। वो हम लोगों ने सीखा था, मैक्सिमम 8 बाय फॉर्मूला 2n²। ओके, तो अभी यहाँ पे मेरे पास कितने बचे, 9। तो 9 में से 8 इसमें जाएंगे। ओके, नेक्स्ट शेल है मेरा KLN। ओके, अभी कितना बचा मेरे पास, 1, 2 + 8 10 हो गया। अभी कितना बचा, 1, वो बचा हुआ कौन से शेल में जाएगा, 3rd। ओके, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया, 2 8 1 2, 8, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाता है, 2, 8, 1। यानी फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 एंड नेक्स्ट बचा हुआ थर्ड शेल में गया। ओके, फर्स्ट शेल का कैपेसिटी 2 ही है तो वो 2 ही लेगा। सेकंड शेल का कैपेसिटी 8 है, वो 8 ही लेगा। अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो नेक्स्ट शेल में जाएगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका, किसका, सोडियम का। किसका, सोडियम का। मेरे पास अगर कार्बन है, क्या है, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। क्या है, 6। तो देखो उसके फर्स्ट शेल में कितना जाएगा, 2 जाएगा। कितने बचे, 4। तो उसके वो सेकेंड शेल में जाएंगे। ओके, ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ओके, थर्ड शेल का कैपेसिटी कितना है, मैक्सिमम 18 है। ओके, तो उसमें 18 बैठेंगे। ओके, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 से ज्यादा नहीं होते, 8 से ज्यादा होते हैं तो आगे जाएंगे। ओके, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको एग्जाम में आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको जितना भी आप पढ़ाई करोगे साइंस में ये कंसेप्ट रहेगा ही। ओके, तो ये बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ठीक से लर्न करना, प्रैक्टिस करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए डिफरेंट एटम्स का।